हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदीबा है और आज हम लोग एनिमल किंगडम के चैप्टर सॉल्यूशन को देखेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और डिफरेंट फाइलम्स को पढ़ लिया था ब्रीफ में। आज एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स if common fundamental features are not taken into account? तो एनिमल्स क्लासिफाई करे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स सच एज सेल अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। अगर ये सारी चीजें अकाउंट में ना लें तो फिर फाइलम्स को डिफरेंशिएट करना वुड बी डिफिकल्ट. It will be impossible to add new species detected every day without these common features. Some other difficulties जैसे कि ट्रेसिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, ट्रेसिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर स्पीशीज कैसे डिपेंड कर रही हैं वो पता नहीं लग पाएगा, और डिफिकल्टी होगी डेवलपिंग इन स्पीशीज ऑफ एनिमल. डिफरेंशिएशन है ट्रेसिंग ऑफ interdependence amongst various animals will be difficult, and difficulty in developing new species. तो मेजर 3 डिफिकल्टी क्या है? एक, इट विल बी इम्पॉसिबल टू ऐड न्यू स्पीशीज, दूसरा इंटरडिपेंडेंस का ट्रेसिंग, और तीसरा न्यू स्पीशीज के डेवलपिंग, डिफिकल्टी इन डेवलपिंग ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज भी नहीं बन पाएंगी. क्वेश्चन 2, if you are given a specimen, what are the steps that you would follow to classify it? Steps to follow to classify specimen. सबसे पहले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे. Classify level of organization, which means arrangement of cells. Unicellular है या multicellular है, सेलुलर या टिश्यू या ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम. सेकंड, सिमेट्री को देखेंगे. सिमेट्री में रेडियल है या बायलेटरल है या फिर एसिमेट्रिक है. थर्ड, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, जबकि एंडोडर्मल लेयर्स कितनी है. फोर्थ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, टाइप ऑफ सीलोम डेवलपमेंट, क्लासिफाई सेगमेंटेशन, और लास्ट, डिफरेंशिएट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. 7 स्टेप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, स्पेसिमेन को. एक, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि वो सेलुलर है या टिश्यू है या ऑर्गन लेवल पर है या ऑर्गन सिस्टम. सिमेट्री, रेडियल, बायलेटरल, एसिमेट्रिक, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्मिनल लेयर्स कितनी है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, टाइप ऑफ सीलोम, एसीलोमेट है या स्यूडोसीलोमेट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंटेशन, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. Question 3, how useful is the study of nature of body cavity and coelom in the classification of animals? तो सीलोम या फिर बॉडी कैविटी एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है लाइन बाय मेसोडर्म, ये तो पता ही है. एंड एनिमल्स जो होते हैं जिनके पास सीलोम होती है उनको सीलोमेट बोलते हैं, और जिनके पास नहीं होती है उनको एसीलोमेट बोलते हैं. और सीलोमेट और एसीलोमेट एनिमल्स पढ़े थे हम लोग ने कि सीलोमेट एनिमल्स एनिलिडा से स्टार्ट होते हैं, स्यूडोसीलोमेट एस्केलमिंथीस, और कुछ एसीलोमेट प्लैटिहेलमिंथीस. तो पहले सीलोम को देखते हैं. सीलोम इज द बॉडी कैविटी और
fluid for its space that is lined by mesoderm, and if that is an animal, coelom is called coelomate animal. तो coelomate animals Annelida से start हुए थे, but in some animals the body cavity is not lined by mesoderm और ये pseudocoelomate animals थे. Examples: Aschelminthes. Some animals lack body cavity, वो acoelomate थे, जैसे कि platyhelminthes. Question 4. Distinguish between intracellular and extracellular digestion. Intracellular digestion जो सेल के अंदर होगा, which occurs inside the cell. And extracellular occurs in the cavity, जैसे कि alimentary canal. It usually occurs in lower organisms, occurs in multicellular organisms. Cellular digestion is not that efficient, but is efficient. क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स कम इस्तेमाल होते हैं. एंजाइम्स एसोसिएटेड वेरी फ्यू. एंजाइम्स एसोसिएटेड आर large number with better digestive organs. तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का डिफरेंस कि एक हाईली एफिशिएंट है और एक नॉन एफिशिएंट है. Question 6. What are the peculiar features that you would find in a parasitic platyhelminthes? Question 5. What is the difference between direct and indirect development? Direct and indirect. Direct development, which occurs without larval stage. Indirect occurs with the presence of larval stage. तो अगर larval stage absent है तो इसका मतलब कि मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होगा, जबकि इनडायरेक्ट में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होगा. Occurs in fish, reptiles and mammals. This occurs in frog, butterfly. Question 6. Platyhelminthes. Platyhelminthes फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म्स थे और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. हर्माफ्रोडाइट्स थे. 3 लेयर थी बॉडी में, एक एपिडर्मिस और फिर जो कि क्यूटिकल जिसपे कवर था. फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट था या फिर एब्सेंट ही था और वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थे जैसे कि फ्लेम सेल्स. तो एक एक करके देखते हैं. फ्री लिविंग थे, फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म, organ level of organization, mostly hermaphrodite, 3-layered body, wall epidermis, okay, outer covering था, and covered by thick cuticle. और उसके ऊपर एक thick cuticle present था जो कि हेल्प कर रहा था सर्वाइवल में पैरासिटिक फॉर्म के. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट था, ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट. प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स such as flame cells. Presence of antitoxin, a thick tegument. Presence of antitoxins and a thick tegument which is resistant to the digestive system of the host. Then highly developed reproductive system.
तो हम लोग ने प्लैटीहेलमिन्थेस का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आउटलाइन करा है. क्वेश्चन 7. What are the reasons that you can think for the arthropod to constitute the largest group of animal kingdom? Arthropods अब को सबसे लार्जेस्ट ग्रुप क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि ये इनके ये लोग किसी भी जगह पे कैसी भी जगह पे जिंदा रह सकते हैं. तो सम फीचर्स which contribute for the arthropods to be the largest group of animal kingdom. सबसे पहले तो they have joint appendages. Joint appendages help them in motility so they can go to places. Second, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन which helps in survival. Digestive tract, incomplete digestive tract तो होता है वो भी better होता है. Better digestive system. Now they have hard skeleton. Hard skeleton, this reduces water loss. तो इसकी वजह से ये लोग रेगिस्तान में भी रह सकते हैं. Can survive in bare land as well. They have the ability to live in diverse land, diverse conditions and varied habitats. उनमें वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, आईज हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं. वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम. Some insects also produce pheromones. Pheromones are a type of hormones which enable them to contact. एक दूसरे से कांटेक्ट करने में फेरोमोन्स हेल्प करते हैं. तो इन फीचर्स की वजह से इन आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. Question 8. What a vascular system is the characteristic of which group of following? Porifera, Ctenophora, Echinodermata या Chordata? Porifera और Echinodermata. Porifera में वाटर कैनाल सिस्टम होता है और Echinodermata वाटर वैस्कुलर सिस्टम. Question 9. All vertebrates are chordate, but all chordate are not vertebrate. कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. सारे ही कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. कॉर्डेट्स को डिफरेंट सब क्लास में डिवाइड करा था, वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेटा, बट नोटोकॉर्ड तो सब में प्रेजेंट थी. वर्टिब्रेटा में आगे जाके नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टिब्रा में. इसकी वजह से उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं, बट नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस दोनों में ही होता है. How important is the presence of air bladder in isis? Isis have air bladder. Air bladder helps in swimming. Air bladder buoyancy provide करता है. It helps in swimming, prevents the fish from sinking. 11. What are the modifications that are observed in birds that help them to fly? Modifications in birds जो उनको हेल्प करता है उड़ने में. सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ फेदर. सेकंड, उनके 4 limbs कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स में. हाइंड limbs आर रिड्यूस्ड. में न्यूमैटिक बोन्स होती हैं. न्यूमैटिक बोन्स जो कि लाइटन कर देती हैं स्केलेटन को. न्यूमैटिक बोन्स कुछ इस तरीके की होंगी कि उनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे. तो स्केलेटन सिस्टम तो बना रहे बट विद प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेसेस. न्यूमैटिक बोन्स और हॉलो बोन्स विच लाइटन अप द स्केलेटन. इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो वेट लॉस हो जाता है. एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर
urinary bladder, which causes net weight loss and facilitates them to fly. Second and last thing is streamlined body, which enables longer flight. Question 12. Could the number of eggs for young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal by oviparous and viviparous? पढ़ा था हम लोग ने कि viviparous animals give birth to young ones and oviparous give rise to egg. एग बनना और यंग वंस तो अलग चीजें हैं. एग बहुत सारे एग ले होते हैं बाय ओविपेरस. इसके कुछ रीजंस हैं. मेनी एग्स आर लेड बाय ओविपेरस एनिमल्स बिकॉज सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जिसकी वजह से बहुत सारे एग बनते हैं. दूसरा कि जो एग्स होते हैं दे हैव टू बी आउटसाइड द बॉडी, टू बी प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. दे कैन बी ईटन और डिस्ट्रॉयड इजीली. बहुत इजीली इन पर प्रे हो सकता है, कोई भी इनको खा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्स का बनना कंपल्सरी हो गया. ड्यू टू विच large number of eggs are produced, but in viviparous, as the young one grows inside the womb, is protected from the environment, तो less number में बनेंगे, जिसकी वजह से कभी भी viviparous और oviparous के young ones या eggs का number same नहीं हो सकता. Question 30. Segmentation in the body was first observed in किसमें मिला था? Platyhelminthes, Ascomyces, Annelida, Arthropoda, Annelida में. Question 14. Match the following. Operculum Osteichthyes में present होता है. Osteichthyes. Parapodia Annelida. Scales reptile में present होते हैं. Reptila. Complete Stenophora. Radula are the rasping organs. Radula present था. Rasping organs mollusca में. Hair तो mammals में ही मिलते हैं. Mammal, Mammalia is present in mammals. Conocytes Porifera में. And gill slits. Cyclostomata and chondrichthyes. Cyclostomata and chondrichthyes. Question 15. Prepare a list of some animals that are found parasitic on human beings. Parasitic on human beings. कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? हुकवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म, फाइलेरियल वर्म या राउंड वर्म. ये करके नाम लिखते हैं. Encyclostoma hookworm. Taenia is tapeworm. Fuchsiaria is filarial worm and Ascaris roundworm. ऐसे कि हम लोग ने एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है. फिर अब हम लोग एक छोटा सा रिकैप करेंगे सारे फाइलम का, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम को देखते हुए, और एक बेसिक फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करेंगे. ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट आएगा कि आप लोग जब रिवीजन करें तो बस एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज करके पूरा चैप्टर खत्म कर दें. पोरीफेरा, तो सबसे पहला पोरीफेरा था. पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था और सिमेट्री वेरियस टाइप की थी क्योंकि पोरीफेरा का शेप डिफरेंट था. सीलोम एब्सेंट था. सेगमेंटेशन एब्सेंट था क्योंकि
बॉडी ही सेलुलर लेवल की है तो उसमें सीलोमा सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल। बॉडी में पोर्स और कैनाल्स थे which help in water vascular system, water canal system। फिर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जिसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, रेडियल सिमेट्री, जबकि जब उसको कट करेंगे तो बहुत सारे प्लेन्स होंगे जिनके थ्रू वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा था। सेकेंड सीलोम, सीलोम वाज एब्सेंट, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट था। डाइजेस्टिव सिस्टम वाज इनकम्प्लीट, मतलब कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनस या माउथ में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट होगी। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, कोम प्लेट्स प्रेजेंट थे जैसे कि हम लोगों ने देखा था उसमें इस तरीके के कोम प्लेट्स प्रेजेंट थे। प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बायलेटरल सिमेट्री थी और सीलोम एब्सेंट था, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो एब्सेंट, फ्लैट बॉडी विद हुक्स एंड सर्कल्स। प्लैटीहेल्मिन्थीज में हम लोग ने पढ़ा था कि उनकी बॉडी फ्लैट होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, और इनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस एक फ्लूइड रिलीज करती है जिसकी वजह से ये स्लिपरी भी होते हैं। एस्केल्मेंथीज, एस्केल्मेंथीज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को जब उसके प्लेन ऑफ एक्सिस से पास करेंगे तो इक्वल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा बाय ओनली वन प्लेन। स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स थे, स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स मतलब कि बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट इट इज नॉट लाइंड बाय, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट लाइन नहीं हो रही है मेसोडर्म से। ओके, तो स्यूडोसीलोमेट, और इसमें मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट कुछ इस तरीके के मेसोडर्मल पाउचेस और स्यूडोसीलोम, ये स्यूडोसीलोम था और ये मेसोडर्मल पाउच। सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम वाज कंप्लीट, इसमें दोनों ओपनिंग्स थी, एनस की और माउथ की। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। जो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज, एनालिडा तक या एनालिडा से ऊपर, इनमें ब्लड जो होता है वो एक्चुअली में ब्लड नहीं होता, एक बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि असल में ब्लड नहीं है। एक बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि असल में ब्लड नहीं है, वो एक फ्लूइड होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, बट ब्लड एब्सेंट होता है। तो अगर जस्ट इन केस अगर एक सवाल पूछा जाए कि ब्लड किसमें एब्सेंट है या कहाँ से ब्लड बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो एनालिडा से हुआ था। ओके, ऑफन दीज आर ऑफन वर्म शेप्ड एंड इलोंगेटेड, एस्केल्मेंथीज वर्म शेप थे इस तरीके के, मेल और फीमेल में डिफरेंस था, मेल शॉर्ट था और फीमेल लॉन्ग था। एनालिडा, एनालिडा से ही मेजर जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो एनालिडा से हुआ। एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट एनिमल्स, इनमें सीलोम प्रेजेंट था, मतलब कि बॉडी कैविटी वाज लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्मल लाइंड बॉडी कैविटी। देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से हुआ, एस्केल्मेंथीज से, और फिर हम लोगों की मैमल्स तक या वर्टिब्रेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला। एंड आर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट
और सेगमेंटेशन प्रेजेंट था। सेगमेंटेशन भी सबसे पहले सेगमेंटेशन मिला, फर्स्ट सेगमेंटेड बॉडी was Annelida. Okay, segmentation present था, digestive system complete, circulatory system भी present और first circulatory system Annelida से ही बना और respiratory system was absent. Body में segmentation था, first segmentation Annelida, circulatory system Annelida. Okay, आगे बढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा organ system level of organization, bilateral symmetry, coelomate animals, segmentation present था, complete। और आर्थ्रोपोडा में ही इंसेक्ट्स जो थे वो प्रीडोमिनेंट, बहुत ज्यादा इंसेक्ट, वेरियस नंबर ऑफ इंसेक्ट बहुत जगहों पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लार्जेस्ट ग्रुप बोलते हैं आर्थ्रोपोडा को। क्योंकि हम लोग ने रीजनिंग पढ़ा, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, जो कि उनको हेल्प करता है सर्वाइवल में। एक्सोस्केलेटन इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए। जो स्किन और नॉर्मल स्किन है या फेदर्स हैं, वो सब सर्वाइवल में हेल्प नहीं करते। वो स्किन में है प्रेजेंट होता है थोड़ा सा बचाव के लिए, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि उड़ सकें, बॉडी को लाइट बना सकें। बट एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कि खराब से खराब जगह पर कैसे प्रेजेंट रह सकते हैं, खराब से खराब जगह पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। उसकी वजह से एक्सोस्केलेटन इंपॉर्टेंट था आर्थ्रोपोडा के डाइवर्सली प्रेजेंट होने में। मोलस्का, मोलस्का में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट एनिमल्स थे और सेगमेंटेशन फिर एब्सेंट हो गया। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन एनालिडा में मिला, फिर आर्थ्रोपोडा में, और फिर एब्सेंट हो गया मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट हुआ। सेगमेंटेशन का मतलब है कि कैसे सेगमेंट्स में बॉडी को हमने डिवाइड करा, और वैसा सेगमेंटेशन हर उस एनिमल में मिला जो उसके अंदर था। ठीक, तो सबसे पहला सेगमेंटेशन हम लोगों को एनालिडा में मिला, फिर आर्थ्रोपोडा में, फिर एब्सेंट हो गया। तो मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन तीनों में सेगमेंटेशन एब्सेंट था। मोलस्का में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, circulatory system is present, respiratory system is present, external skeleton of shell is usually present. External skeleton of shell is usually present. हम लोग ने पढ़ा था कि जो बॉडी था उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था जो कि कैल्सियस था, कैल्शियम का बना हुआ, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर्स में होता है। इकाइनोडर्मेटा स्टार शेप थे ये। रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्मेटा में जब रेडियल सिमेट्री दिख रहा है तो इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री के। जबकि हम लोग ने पढ़ा था कि इकाइनोडर्मेटा में एक और टाइप की सिमेट्री मिलती है, बायलेटरल। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इकाइनोडर्मेटा में किस टाइप की सिमेट्री है, तो रेडियल या बायलेटरल, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बायलेटरल सिमेट्री लार्वल स्टेज में है और रेडियल सिमेट्री अडल्ट फॉर्म में। अगर लार्वल स्टेज को मेंशन नहीं करा गया है, अगर लिखा है कि व्हाट इज द सिमेट्री प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा, तो हम लोग हमेशा अडल्ट को लेकर चलेंगे, तो हम लोग हमेशा रेडियल सिमेट्री को ही मार्क करेंगे। अगर मेंशन करा है स्पेशली लार्वल स्टेज, the symmetry seen in the larval stage of Echinodermata, तब हम लोग bilateral symmetry को टिक करेंगे। Echinodermata में water vascular system और radial symmetry मिलती है। water vascular इन्होंने यहाँ पर radial symmetry में लिखा क्योंकि ये एक important point था, इसको point out करना जरूरी था कि Echinodermata में radial symmetry है, जबकि जैसे जैसे evolution हो रहा है, growth बढ़ रहा है, symmetry radial की तरफ जा रही है, symmetry bilateral की तरफ जा रही थी, रेडियल नहीं हो रही थी। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था कि पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स के थ्रू पानी जाता है और रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन तीनों चीजें उससे होती हैं और फिर पानी बाहर निकल आता है। हेमिकॉर्डेटा
हेमिकॉर्डेटा में पढ़ा था कि इनके कुछ कहीं किसी एक फॉर्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, वरना पहले इनको कॉर्डेटा में ही रखा गया था। बट क्योंकि इनके किसी एक फॉर्म में कुछ टाइम के लिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, इसलिए इनको हटाना पड़ा। क्योंकि कॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो तो परसिस्टेंट होता है, या तो वो किसी और चीज में डेवलप कर जाए या फिर वो परसिस्टेंट है, तो इनमें परसिस्टेंट नहीं था। Bilateral symmetry, coelomate animals, segmentation is absent, digestive system is complete, circulatory system is present, respiratory system present, worm-like with proboscis, collar and trunk. पढ़ा था हम लोग ने कि एक proboscis था, फिर एक collar था और फिर trunk था। proboscis, collar और trunk. Chordata, organ system, level of organization, bilateral symmetry, coelomate animals, segmentation is present. segmentation फिर से वापस आ गया chordata से, तो segmentation केवल 3 जगह पर मिल रहा है। ओके, कहाँ कहाँ पर हमने segmentation देखा? सबसे पहले तो segmentation हम लोगों को मिला annelida में, फिर segmentation हम लोगों को मिला arthropoda और फिर chordata. Digestive system is complete, circulatory system present, respiratory system present, और distinctive feature इनकी क्या थी कि notochord present था, dorsal hollow nerve cord, gill slits with limbs of fin. gill slits और limbs of fin species की बात हो रही है, notochord, dorsal hollow nerve cord जैसे कि इस डायग्राम में प्रेजेंट था, एक नर्व कॉर्ड है और उसके नीचे नोटोकॉर्ड है और उसके बाद ऑर्गन्स प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और ऑर्गन्स। तो ये इनका एक बेसिक फीचर था फाइलम कॉर्डेटा का, जो कि डिफरेंशियल फीचर था, एक अलग तरीके का फीचर था कॉर्डेटा में, जो कि बाकी किसी भी फाइलम में प्रेजेंट नहीं था। तो अगर इस टेबल को इसी तरीके से याद कर लिया जाए कि पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस इसी एक रो में, तो हम लोग बहुत सारे जो डिफरेंट फीचर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। कॉर्डेटा क्योंकि सबसे डेवलप्ड है, तो इसमें जो भी चीजें होंगी वो सबसे अच्छी प्रेजेंट होंगी कि बायलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट है, सीलोम भी प्रेजेंट है, सीलोमेट एनिमल्स हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा और डिस्टिंक्टिव फीचर्स नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है और गिल स्लिट्स चीजें प्रेजेंट हैं। एक रिविजन हम लोग वर्टिब्रेटा के क्लास, सब क्लास या डिवीजन का भी देंगे। तो वर्टिब्रेटा फाइलम था, ये याद रखना जरूरी है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फाइलम है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इज फाइलम, फाइलम के अंदर सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। जो सेंटेंस बन रहा है दैट इज फाइलम कॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसको इंटरमिक्स नहीं करना है। फिर वर्टिब्रेटा में डिविजन्स करें, डिविजन, तो एगनाथा is a division, एगनाथा and gnathostoma, gnathostomata. एगनाथा लैग्स जॉ, जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं थे, और साइक्लोस्टोमा बियर्स जॉ। तो एगनाथा क्योंकि इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेनली एक्टोपैरासाइट्स थे, फिशेस के ऊपर, दूसरे फिश के ऊपर, जैसे हमारे ह्यूमंस के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म्स थे, हम लोग ने पढ़ा था हुक वर्म, पिन वर्म और राउंड वर्म, वैसे ही फिशेस के लिए भी पैरासाइट्स होते हैं, तो वो एगनाथा होते हैं, मतलब जिनके पास जॉ नहीं है, तो वो खुद प्रे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये होगा क्लास साइक्लोस्टोमा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, डिविजन एगनाथा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और फाइलम कॉर्डेटा, इसको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। फिर गनाथोस्टोमा, गनाथोस्टोमा सुपर क्लास बोला, फिर उसने उनके क्लासेस को डिफाइन करा। सुपर क्लास इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा, ये सुपर क्लासेस हैं।
Gnathostoma is division. सुपर क्लास पाइसिस. अब क्लास में डिवाइड करेंगे तो कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिक्थीस. और टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब ही है कि चार, ठीक, पोडा लिम्स, तो 4 लिम्स किसमें मिलेंगे? एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स एंड मैमल्स. ओके, ऐसे हम लोग ने एक छोटा सा रिवीजन, छोटी छोटी चीजों का जो इम्पोर्टेंट थी उनका कर लिया है, और चैप्टर को ब्रीफली पढ़ लिया और एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिए. थैंक यू.